प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, वे पार्टी के प्रत्याशी को हराने में लग जाते हैं तेजस्वी। दरअसल मित्रों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक समाचार एजेंसी को दिए बयान में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर जबरदस्त हमला किया है। पहली बार उन्होंने अपने बड़े भाई पर बोला है कि एक समाचार एजेंसी को दिए बयान में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह तेज प्रताप यादव हर चुनाव में हमारी पार्टी के प्रत्याशी को ही हराने में लग जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि तेजस्वी ने कहा कि अगर किसी से लगाव हो जाता है तो वह अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रचार में लग जाते हैं, संबंधित व्यक्ति को ही लेकर घूमने लगेंगे। एक सवाल के तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके बारे में फेसबुक आदि पर कुछ विवादास्पद हो गया था, इसलिए पार्टी को कठोर निर्णय लेना पड़ा था। इसी के साथ दोस्तों, बे छोटे भाई हैं, मर्यादा का पालन करना चाहिए तेज। दोस्तों, तेजस्वी यादव के आरोपों के प्रति उत्तर में जनशक्ति दल जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि छोटे भाई होने के नाते उन्हें मर्यादा का पालन करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने महुआ में संवाददाता में चर्चा के दौरान कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कौन राम है और कौन लक्ष्मण है। उनको मर्यादा देखना चाहिए, उन्हें बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। कहा कि फिलहाल मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वह जो कर रहे होंगे अपनी बुद्धि विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जयचंद्र लोग बोल रहे होंगे, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देख सकते हो दोस्तों, तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव से कुछ बातों के लिए झंझट चल रही है। इसी के साथ दोस्तों, अमित शाह से मिले पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने शुक्रवार को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की दिल्ली में हुई इस बैठक में संगठन और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विमर्श हुआ। बैठक में भाजपा संगठन के बूथ स्तर पर सशक्त करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और व्यापक जनसंपर्क के माध्यम से सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उपायों पर विशेष चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने आगामी चुनाव रणनीति और चुनौतियों पर भी विचार साझा किया। इसी के साथ दोस्तों, भाजपा एक दर्जन विधायकों के टिकट काटने के आसार, सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर भी होगी चर्चा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को पटना पहुंचेंगे और राज्य अतिथि गृह में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोजन के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराय अहीर तथा आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल से मुलाकात कर बिहार के क्षेत्रीय विषयों पर चर्चा की। इसके बाद पार्टी कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कक्ष में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ विचार विमर्श किया। वहीं कौशल सपति मिश्र सभागार में संगठन की बैठक कर चुनावी तैयारियों का अपडेट लिया। आने वाले दिनों के फैसलों में देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और संगठन गृह मंत्री भिखू भाई दल सिन्हा की मौजूदगी में संगठन का दृष्टिकोण भांपा गया। भाजपा की रणनीति केवल आंतरिक समीक्षा तक सीमित नहीं है। सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर भी जल्द गहन विचार विमर्श होगा। दिल्ली में लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से होने वाली बैठक की आधिकारिक घोषणा भी कभी भी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, 20 चुनाव के लिए जनसुराज 9 अक्टूबर को 100 उम्मीदवारों की सूची करेंगे जारी। दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज पार्टी के 100 उम्मीदवारों की पहली सूची 9 अक्टूबर को जारी होगी। साथ ही 11 अक्टूबर को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पार्टी कोष में वृद्धि के लिए
क्राउड फंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगामी 20 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। यह निर्णय पार्टी के जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद और राज्य कोर कमेटी के सदस्य की बैठक में शुक्रवार को हुआ। यह बैठक शेखपुरा हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों का कार्यकाल 30 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। यह कमेटी 30 दिसंबर से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करेगी। ये रहे मौजूद। इस बैठक में पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, वरिष्ठ नेता वाईबी गिरी, वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह, प्रदेश महासचिव किशोर कुमार, मुख्यालय संयोजक एएनपी मंडल सुभाष सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद सीताराम यादव आदि मौजूद रहे। तो देख सकते मित्रों, जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी 9 अक्टूबर को 100 उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेंगे, जिनमें किनको टिकट मिलेगा वह जारी होगा दोस्तों। तो आप लोग भी तैयार रहिए 9 अक्टूबर को देखने के लिए। इसी के साथ दोस्तों हथियारों का सत्यापन करना जरूरी। दोस्तों 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक हथियारों और कारतूसों का होगा सत्यापन। दोस्तों जैसा कि पता ही होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव सभा के आसन आम चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन के कमर कस ली है। चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए नालंदा जिला दंडाधिकारी कुंदन कुमार ने शस्त्र अनुज्ञापत्तियों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए अंतिम चेतावनी दी है। प्रशासन के आदेश दिया है कि जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञापतधारी 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025 के बीच किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संबंधित थाना पर उपस्थित होकर अपने हथियारों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन अवश्य जरूर करवाएं। दोस्तों जैसा कि पता ही होगा कि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसी को शांतिपूर्व चुनाव करवाने के लिए जिले के प्रशासन जोरों शोरों से कड़ी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और दोस्तों जिला अधिकारी ने यह सभी को आदेश दिया है कि जिनके पास हथियार हैं वह 4 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच वह अपने निजी थाना में जाके समर्पण कर सकते हैं, जिसका टाइमिंग है दोस्तों सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। इसी के साथ दोस्तों सत्यापन को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 4 से 7 अक्टूबर तक बिहार, लहेरी, अस्थांबा, बिंद, सारे, समेरा, नूसराय, रहुई, हरनौत, गिरियक, कतरी सराय, राजगीर, सिलाव, चंडी, थरथरी नगर, नौसा, हिलसा, करायशपुर, एकंगर सराय, परापुर, हिलसा, बेन, गोखुपुर ओपी और कल्याण बिघा ओपी। दूसरा चरण दोस्तों देख लेते हैं 8 से 11 अक्टूबर तक सोसराय, दीपनगर, बेना, मानपुरी, छबिल्लापुर, तेल्हाड़ा, खुदागंज, चेरो ओपी, चिकसौरा, नालंदा और औंगारी, भगवान बिघा ओपी, तेलमसर और पापुरी ओपी। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं UIN और नवीनीकरण अनिवार्य। सत्यापन के दौरान यह भी जांच होगी कि शस्त्र अनुज्ञप्ति का UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सूचित है या नहीं। जिन लाइसेंसों का नवीनीकरण लंबित है उनके हथियार सीधे थाना मालखाने में जमा करा दिया जाएगा। दोस्तों हथियारों पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जांच भी जारी किया जाएगा। दोस्तों अनुपालन नहीं किया तो होगी सख्त कार्रवाई। जिला दंडाधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि सत्यापन में विफल रहने वाले की अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी लाइसेंस अधिकारी पर होगी। इस बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी, प्रमुख विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना अधीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी थाना क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर 100% सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों को 12 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट जिला शस्त्र शाखा को
सौंपनी होगी। इसी के साथ दोस्तों लाइसेंस अधिकारियों के लिए प्रशासन की अपील। दोस्तों जिला प्रशासन ने इसे अंतिम अवसर बताते हुए स्पष्ट कहा है कि समय पर सत्यापन कराएं, अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण और यूएनआई अपडेट रखते कारतूतों का हिसाब पुर्जा तैयार रखें, अन्यथा देर करने वालों का अनुज्ञप्ति, निलंबन, रद्दीकरण और हथियार जब्ती जैसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसी के साथ दोस्तों भारत ने दिखाई है वैश्विक ऊर्जा नेतृत्व की राह। हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने दक्षिण अफ्रीका की कलेनमंडल में आयोजित 11वीं G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 में भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की महत्ता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह मिशन न केवल भारत के लिए आत्मनिर्भरता का मार्ग है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मददगार साबित होगा। हरिवंश ने सम्मेलन में न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण के लिए वित्त जुटाना विषय पर बोलते हुए भारत की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हरिवंश ने जोर देते हुए बताया कि भारत का नेशनल महत्वपूर्ण खनिज मिशन घरेलू खोज, तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संगम है। इसी के साथ दोस्तों ट्रम्प टैरिफ का असर कम करने को भारत से आयात बढ़ाएगा रूस। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सरकार को आदेश दिया है कि वे भारत के साथ व्यापार असंतुलन को कम करें। दरअसल भारत बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल खरीदता है। इसी कारण दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी असंतुलन है। अब चूंकि अमेरिका भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है, ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम किया जाए ताकि भारत पर अमेरिका दबाव का खास असर न हो पाए। अमेरिका के टैरिफ के कारण भारत को होने वाले नुकसान की भरपाई रूस से कच्चे तेल के आयात से ही हो जाएगी। साथ ही इससे भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा भी मिलेगी। पुतिन ने दिसंबर की शुरुआत में अपनी भारत यात्रा को लेकर भी उत्कृष्टता जाहिर की। दक्षिण रूस में सोची स्थित काला सागर रिपोर्ट में भारत सहित 140 देशों के सुरक्षा और भू राजनीतिक विशेषज्ञों में अंतर्राष्ट्रीय बलदाई चर्चा मंच में बोलते हुए पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि रूस और भारत के बीच कभी कोई समस्या या तनाव नहीं रहा है। भारत और दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एक कदम उठाए हैं। पुतिन ने कहा कि भारत के साथ हमारे कभी कोई समस्या या अंतर राज्यीय तनाव नहीं रहा है। इसी के साथ दोस्तों पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया और कहा कि वह उनके साथ सहज महसूस करते हैं। पुतिन ने मोदी के नेतृत्व वाली भारत की राष्ट्रवादी सरकार की सराहना की और पीएम मोदी को एक संतुलित, बुद्धिमान और राष्ट्र हितैषी नेता बताया। भारत और भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपना अपमान नहीं होने देंगे। मैं पीएम मोदी को जानता हूँ, वे भी ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे, ऐसा व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों रूस और भारत के संबंध रहे हैं बेहद मजबूत। दोस्तों पुतिन ने कहा कि सोवियत संघ के दिनों से जब भारत अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भी रूस भारत संबंध बेहद मजबूत रहे थे। भारत के लोग इसे याद रखते हैं, वे इसे जानते हैं और इसे महत्व देते हैं। हम इस बात की सराहना करते हैं कि भारत इसे नहीं भूला है। इसी के साथ मित्रों यूएस हुआ शटडाउन। दोस्तों 8 लाख कर्मचारी प्रभावित, फंडिंग व्हील गिरा, वीजा प्रक्रिया पर भी पड़ा असर। दोस्तों अमेरिका में सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। दरअसल मित्रों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन लागू हो गया है। दरअसल ट्रंप की पार्टी को सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 55 वोट ही मिल पाए हैं। नतीजे यह रहा है कि बिल गिर गई है और अमेरिका प्रशासन के पास अब जरूर फंडिंग नहीं है। इसका सीधा असर यह होगा कि संघीय कामकाज
ठप हो जाएंगे और लाखों कर्मचारी प्रभावित होंगे। अमेरिकी संविधान के मुताबिक सरकार तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक संसद कांग्रेस से बजट या फंडिंग बिल पास ना हो। राजनीतिक गतिरोध की वजह से जब यह बिल अटक जाता है तो सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है। ऐसे में गैर जरूरी सरकारी विभागों और सेवाओं को बंद करना पड़ता है। इसी स्थिति को शटडाउन कहा जाता है और दोस्तों भारतीयों पर भी पड़ रहा है असर। शटडाउन न केवल अमेरिकियों पर बल्कि भारतीयों पर भी बुरा प्रभाव डाला है। इसके खास तौर पर ऐसा भारतीय प्रभावित हुए हैं जो अमेरिका यात्रा की योजना बना रहे हैं या वीज़ा प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। अमेरिकी दूतावास ने घोषणा की है कि एक्स पर उसका सोशल मीडिया अकाउंट नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जाएगा। भारत में अमेरिकी दूतावास में वीज़ा अपडेटमेंट और प्रोसेसिंग पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। तो देख सकते दोस्तों अमेरिका में सरकारी कामकाज धीरे धीरे पूरी तरीके से ठप हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।